ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। क्लास 10th की सीरीज़ में हमारा 15 वीडियो है और इस वीडियो में हम आप लोगों को CSS के बारे में बता रहे हैं। प्रीवियस का पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, बहुत ही फिल्टर्ड रिकॉर्ड है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर ये सारे पार्ट्स कर लेते हैं तो 110% आपका बोर्ड एग्जामिनेशन निकलेगा कंप्यूटर साइंस का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं यही कहूँगा कि सारे पार्ट्स को देखिए, नोट डाउन करिए और इस पे आप एनालाइज करिए। सारे फिल्टर्ड रिकॉर्ड हैं। सबसे पहला कि CSS का पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया कि CSS क्या है, कैसे होता है। नहीं देखें तो आप लोग देखिए उसको। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि राइटिंग द CSS कोड को राइट कैसे करेंगे। तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, कोड को हम लोग कहीं भी राइट कर सकते हैं, जैसे नोटपैड में, कोई भी IDE में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, VS कोड में हम लोग भी राइट कर सकते हैं, या फिर विजुअल स्टूडियो में हम लोग राइट कर सकते हैं, कोड पैन में राइट कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर राइट कर सकते हैं CSS कोड को। ऐसे बेसिकली तो हमारे पास नोटपैड ही है, नोटपैड प्लस प्लस भी है। तो जब हम फर्स्ट टाइम राइट करने जाते हैं CSS कोड को, तो क्या स्टेप होना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये कैस्केडिंग स्टाइल सीट में। इसका इन्वॉल्वमेंट CSS का HTML में इसीलिए होता है क्योंकि ये अपीयरेंस को मजबूत करता है, यानी अपीयरेंस गुड लुकिंग देता है हमारे HTML को। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। सेलेक्टर एक हुआ, यानी कि जिसके लिए आप CSS लिख रहे हैं, वो पहला होगा। ओपनिंग ब्रेसेस हो जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी होगी और उसका वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सेलेक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे पैराग्राफ हो या H1 टैग हो, ये सेलेक्टर होगा। और H1 के साथ क्या करना है, उसकी क्या वैल्यू देनी है, ये हमारा मेन पैटर्न रखता है कि इसमें हम क्या दे रहे हैं। यही चीज़ हमारे इस पे पैराग्राफ पे या किसी भी तरह के टैग पे अप्लाई होगा। तो सेलेक्टर क्या है भाई, तो टारगेट द HTML एलिमेंट लाइक H1p डॉट क्लास ID, ये सारा सेलेक्टर में आ गया। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कलर, फॉन्ट साइज, ये हमारी प्रॉपर्टी है। वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि फॉन्ट साइज हम 16px रखे, कलर हमारा मान लीजिए कि रेड है, ब्लू है, तो ये हमारे वैल्यूज़ हो गए। तो इसी तरह से अगर हम CSS डिफाइंड करना चाहते हैं तो बॉडी के लिए, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ मैंने इस तरह से कलर कोडिंग कर रखी है। तो कलर कोडिंग मतलब FF का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि FF, और फिर अगर FF किया जाए तो ये हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग होती है। इस 2FF का मतलब होता है रेड, ये 2FF का मतलब ग्रीन, ये 2FF का मतलब ब्लू। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई कलर जनरेट होता है। तो यहाँ 2FF, यहाँ FF लिया गया, यहाँ पे FF, तो कोई ना कोई कलर जनरेट होगा हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग में। तो बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली, मतलब कौन सा फॉन्ट फैमिली रखनी है, एरियल, सैंस सिर्फ हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली रखा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आपका एक छोटा सा एक CSS कोड हमने यहाँ पे कोशिश किया, राइट किया कि हाँ आपको बताया जाए। अब मान लीजिए ये आपका स्टाइलिंग करना है, किसका, H1 को स्टाइलिंग करना है, तो H1 का कलर कोड कुछ लिखा गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा गया, फॉन्ट साइज 36 लिखा गया। H1 का जो भी अपीयरेंस होगा वो इसी पूरे कोडिंग के आधार पर होगा। पैराग्राफ का भी लिख किया गया। तो इसको मैं करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि अगर हम लोग इसका लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमको HTML की कोडिंग लिखनी होगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि HTML के ये सारे कोडिंग्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कोड पेन में मैं ले जाता हूँ। इसको सीधे के सीधे मैं कोड पेन में लेके चला जाता हूँ, कोड पेन में। तो कोड पेन में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
देखिए इस कोडिंग के आधार पे यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ रहा है, बट CSS राइट करना है ना हमें, तो यहाँ पे पहले टाइटल में CSS एग्जाम्पल कर दिया, इसकी पे स्टाइलिंग H1 की स्टाइलिंग जो भी है इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सारी स्टाइलिंग्स को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आए, पैराग्राफ की सारी स्टाइल्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कोई स्टाइल नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, सिंपल जैसे अपीयरेंस आ रहा है वैसे अपीयरेंस करना है। तो देखिए कि सिंपल अपीयरेंस हो गया H1 का भी नीचे, और आपका यहाँ पे सिंपल अपीयरेंस हो गया किसका, H1 टैग का ये सिंपल अपीयरेंस है, ये पैराग्राफ टैग का सिंपल अपीयरेंस। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसके लिए H1 के लिए कोई CSS कोड लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं पहले प्रॉपर्टी दूंगा, फिर एक ओपनिंग ब्रेसेस डालूंगा। अब अगर इसकी कलर कॉलन इसको मैं ब्लू देता हूँ, तो देखिए अपीयरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका चेंज हो गया, ये अपीयरेंस ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको रेड करें तो आपका अपीयरेंस रेड में पूरा चेंज हो रहा है, पूरा रेड में आपका, यानी कि ये CSS कोड है, और ये CSS डायरेक्टली इस HTML पेज पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, H1 पे अप्लाई हो रहा है, ये CSS कोड है। तो H1 के लिए जो हम लोगों ने बना रखा है पहले से, कि ये हमारा रहा क्या H1 का कुछ स्टाइलिंग, तो मैं यहाँ से इस स्टाइल को क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और कोड पेन में मैं जाता हूँ और पूरे H1 की स्टाइलिंग को ही पेस्ट में कर दिया। तो यहाँ पर एक टैग जो हम लोगों ने देना छोड़ दिया, वो बताना छोड़ दिया कि ये H1 है और ये ओपनिंग हो जाएगा और ये हमारा H1 की यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी। तो आप देखिए इस हिसाब से हमारा यहाँ पे H1 क्या हो गया, जनरेट हो गया, हमारा CSS यहाँ पे जनरेट हो गया। तो अपने हिसाब से हम लोग किसी चीज़ को, अब मान लीजिए कि ये तो H1 की बात हो गई, H1 की बात हम लोगों ने कर लिया, हेडिंग नंबर 1 की। अब पैराग्राफ पे कोई स्टाइलिंग अगर आपको लगानी है, तो ये पैराग्राफ सिंपली अभी आ रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ सिंपली आ रहा है, तो इस पे अगर स्टाइल लगाना है तो हम फॉन्ट स्टाइल पैराग्राफ का ये वाला चूज़ कर लेते हैं, और इसको कॉपी करके कोड पेन में जाते हैं, और यहाँ पर मैं इस स्टाइल को अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ की कुछ स्टाइलिंग हमारी चेंज हो गई, लाइन हाइट 1.6 हो गया, फॉन्ट साइज 18px हो गया, कलर ये दूसरा कोई 5 कलर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर कुछ कलर देते भी हैं, जैसे कि कुछ दूसरे टाइप का कलर देना है, ब्लू देना है, तो ब्लू ही दे दिया कलर की कोडिंग हमने। तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली पैराग्राफ का हमारा, इसका भी टेक्स्ट जो अलाइनमेंट अगर सेंटर करना है तो ये वाली कोड कॉपी की और यहाँ पे डाला, और यहाँ पे देखिए अभी कहाँ आ गया, सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। तो दैट इज़ द हाउ कैन वी गेट द आंसर हियर। तो आई होप कि आप लोग राइटिंग करना सीख गए होंगे कि CSS को क्यों राइट करते हैं। देखिए HTML ये कोडिंग है, HTML में कहीं भी कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन उसी कोडिंग उसी पर हमने यहाँ स्टाइल्स को अप्लाई किया, तो लुक थोड़ा बहुत अच्छा चेंज हो गया, हमारा लुक अच्छा चेंज हो गया। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो और मैं और डीपली जाऊंगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ एक बार और इसको बताया जाए, तो और भी मैं डीपली जाऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि कैसे CSS लिखेंगे। सेव करेंगे तो अगर हम लोग एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं तो style.css नाम से फाइल सेव होती है, और अगर हम इनलाइन CSS लिख रहे हैं, इंटरनल CSS लिख रहे हैं, तो फिर आप HTML से ही सेव करेंगे,
क्योंकि CSS लिखने का 3 तरीका होता है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। इनलाइन होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इनलाइन मेथड मतलब उसी लाइन में लिख देना, किसी पर्टिकुलर लाइन में ही लिख दिया जाता है। इंटरनल मतलब हेड सेक्शन में लिखा जाता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर के किसी फाइल में लिखा जाता है, और फिर उस फाइल को हम अपने मेन HTML फाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इनलाइन जो CSS लिखा गया, this CSS code is added directly to the HTML element using the style attribute। डायरेक्टली मतलब यहीं पे लिख दिया गया, इससे यहीं पे हमारा कोड भी लिखा गया CSS का, और यहीं पे आपका क्या हो गया, यहीं पे लिख दिया गया आपका HTML। तो ये सीधे डायरेक्टली इसी के अंदर, बॉडी के अंदर लिखी जा रही है CSS कोड स्टाइल टैग के थ्रू। तो ये हम लोग इनलाइन CSS में इसको इनलाइन CSS बोलेंगे। तो the CSS code added directly to the HTML element using the style attribute, that is called the inline CSS code। तो यहाँ पे भी जो लिखी गई कोड है वो भी इनलाइन है, यहाँ पे भी जो लिखी गई कोड है वो इनलाइन है। एडवांटेज क्या है कि क्विक टू अप्लाई फॉर ए स्मॉल स्पेसिफिक चेंजेस, डज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेट CSS फाइल। सेपरेट CSS फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, क्विकली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग किसी भी स्पेसिफिक चेंजेस को। Disadvantage: difficult to manage and maintain large projects। Difficult to manage and maintain large project, violates the principle of separation of content and design। यानी कि डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड मेंटेन फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। लार्ज प्रोजेक्ट होगा, अगर प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा हुआ तो उस समय हमें इनलाइन CSS कोड लिखने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और मेन प्रिंसिपल जो होता है, सिद्धांत जो होता है, सेपरेशन ऑफ द कंटेंट डिज़ाइन, यानी CSS की फ़ाइल को अलग रखना और HTML की फ़ाइल को अलग रखना, ये हम प्रिंसिपल, ये सिद्धांत का वायलेशन कर देते हैं। इस वजह से हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल CSS ही लिखें। इंटरनल CSS का मतलब हेड सेक्शन में जब CSS लिखा जाता है, जैसे देखिए यहाँ हेड है और हेड के अंदर ही स्टाइल, बॉडी, बैकग्राउंड वगैरह लिख करके H1 की सारे कलर कोडिंग को लिख करके लास्ट में हेड को बंद कर दिया गया और फिर बॉडी को लिखा गया। तो इस तरह से जब हम लोग किसी तरह का CSS हेड के अंदर लिख रहे हैं तो आपका वो इंटरनल CSS कहलाएगा। यानी कि definition, the CSS code is written within a style tag inside the head section of the HTML document। तो ये सूटेबल होता है फॉर स्टाइलिंग ए सिंगल पेज विथ ए यूनिक डिज़ाइन। अगर सिंगल पेज है तो ये बहुत ही सूटेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट मल्टीपल पेजेस है, बहुत सारे पेजेस, वेब पेजेस हैं, तो उस समय आपका ये इंटरनल CSS भी तो डिसएडवांटेज में आ जाएगा और वहाँ एक्सटर्नल CSS की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको छोटा मैं अगर कर दूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि HTML की कोड है और हेड सेक्शन में ही स्टाइल टैग से बॉडी का CSS यहाँ लिखा गया, H1 का CSS यहाँ लिखा गया, पैराग्राफ का CSS यहाँ लिखा गया और स्टाइल को क्लोज करके हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया गया। फिर बॉडी अब हमारी स्टार्ट हुई और H1P ऐसे ही लिख दिया गया। तो हेड सेक्शन में जब भी लिखेंगे तो इंटरनल CSS हो जाएगा। एडवांटेज है, कीप ए स्टाइल सेंट्रलाइज फॉर द पेज, नो नीड फॉर एक्सटर्नल फाइल मैनेजमेंट। लेकिन अगर स्टाइल कैन नॉट बी रीयूज अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, मतलब फिर इसको रीयूज आप नहीं कर सकते हैं दूसरे पेजेस पे, इसलिए इसका डिसएडवांटेज होगा। और ये इंक्रीज़ करता है HTML फाइल के साइज़ को। तो इस वजह से सबसे बेटर है हमारा एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल सिंपली है कि बाहर की फाइल है, बाहर कहीं अदर जगह पर CSS कोड लिखते हैं और उसको हम लिंक करा देते हैं अपने HTML फाइल के साथ। लिंक कराने का हमारे पास जो टैग होता है ये होता है, ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि लिंक कराने का टैग क्या होगा। तो ये आप ध्यान दे देंगे कि इसी से हमारा ये बाहर का style.css फाइल है जो हमारे इस HTML कोड के साथ लिंक किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिंक रेल स्टाइल सेट href style.css लिखेंगे तो बाहर का CSS फाइल हमारे HTML कोड के फाइल के साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। शर्त ये है कि
ये पाथ हमारा, इसका जो पाथ आप दे रहे हैं, जो फाइल की पाथ दे रहे हैं, वो हमारा सही होना चाहिए। अगर हम विद इन द सेम फोल्डर में रख दे दोनों HTML फाइल को, CSS फाइल को, तो पाथ को इधर उधर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली उसको सूटेबल पाथ को ले लेता है। बट अगर हम दूसरे फोल्डर में CSS रख रहे हैं और किसी दूसरे फोल्डर में HTML रख रहे हैं, तो फिर हमें पूरा का पूरा फुल पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा उस फाइल का, तब जा कर के वो यहाँ पे उस फाइल को लेके आएगा। तो ये फिर आप स्टाइल बाहर के एक्सटर्नल फाइल को style.css कोड को लिखेंगे। जैसे ये बाहरी फाइल है style.css, बाहर का ये कोड लिख दिया और इस कोड को यहाँ पे लिंक करा दिया, बस ये अप्लाई हो जाएगा HTML के कोड के फाइल के साथ। तो बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि मल्टीपल पेजेस, अगर हमारे पास 10 पेजेस है, 20 पेजेस है अगर HTML के, तो सब पर सेम स्टाइल अप्लाई करनी है, तो फिर आपको बार बार स्टाइल टैग और बार बार आपको CSS की कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर का एक स्टाइल CSS आप लिखेंगे और मल्टीपल पेजेस पे आसानी से कॉल कर लेंगे। ईजियर टू मेंटेन होता है, क्योंकि एक ही पेज मेंटेन करते हैं हम लोग, तो ईजियर टू मेंटेन हो जाएगा। और प्रमोट सेपरेशन ऑफ कंटेंट HTML एंड डिज़ाइन। अब डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर मैनेजिंग एडिशनल फाइल्स, अलग अलग फाइल्स को भी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टाइल आर नॉट अप्लाइड इफ द CSS फाइल फेल्स टू लोड। लेकिन अगर कोई CSS फाइल अचानक से फेल हो जाए, लोड नहीं हो पाए, तो ऑटोमेटिकली स्टाइल्स आपके HTML फाइल से हट जाएंगे, तो ये भी डिसएडवांटेज है। तो इन सारे बातों को नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट CSS पार्ट है, और इस CSS पार्ट को आपने अगर अच्छे तरीके से समझा तो आपका बोर्ड का बहुत सारा क्वेश्चन आपका CSS का क्लियर हो जाता है। तो ध्यान रखें इसको, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे मैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन फिर लेके आ रहा हूँ, और इतना ही करने पर आपका CS का बोर्ड निकल जाएगा। थैंक यू।